हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका सीए फाउंडेशन के टारगेट मई 2021 के हमारे क्वेरी सेशन 2 के इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेरे दोस्तों, एक और क्वेरी बढ़िया सी आई और हमारे स्टाफ ने इस क्वेरी को जो है रेज किया कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन था, तो इसीलिए आपके सामने वो लेके आया हूं। सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की आपके सामने एक जो है कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर आपको लगता है कि भाई ये तो फंस गए, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रेडिंग P&L ये बनाना है आपको और बैलेंस शीट भी बनानी है, सो ये काम है। और इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक कितना मायने रखता है, बहुत 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 ज्यादा। अब देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक हम जानते हैं कि दो जगह गिवन हो सकता है, या तो वो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा और या फिर वो एडिशनल जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वहां गिवन होगा। इस क्वेश्चन में देखा तो जो भी ट्रायल बैलेंसेस के बैलेंसेस थे हमारे पास, इनमें कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक नजर नहीं आ रहा। ओपनिंग स्टॉक तो नजर आ रहा है लेकिन यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नजर नहीं आ रहा, तो यानी ये केस तो नहीं है। तो डेफिनेटली कहां होना चाहिए? एडिशनल इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करना शुरू किया, पहली 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती, और 5th में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, 6th के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। और क्वेश्चन स्टूडेंट का यही है कि सर यहां पर मुझे नजर नहीं आया, लेकिन लास्ट के अंदर उसे कहता है कि जी ये जो स्टॉक की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, यहां से उसे पता लगाना है। तो ये उसका एक क्वेश्चन था कि सर इसमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, स्टॉक का अमाउंट कितना होगा, जरा ये बताइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें इसे करना है। आइए देखें, क्वेश्चन में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। तो सबसे पहली बात तो हाइपोथिकेशन क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ये लॉ से जुड़ी हुई भी चीज है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा। दूसरी बात लिखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 के दिन, यानी जिस दिन का ये ट्रायल बैलेंस बनाया गया है उस दिन की बात हो रही है। जो इस दिन बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब चेक कर लेते हैं भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। यस, बैंक ओवरड्राफ्ट ये 80,000 गिवन है, ये बैलेंस आपको यहां पर नजर आ रहा है, करेक्ट। तो वो कह रहा है इस दिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्या बोलता है, आइए देखें। सो लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक का 80% है, तो जो स्टॉक है यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी रियल वैल्यू का बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 80% है। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, दिस अमाउंट, 80% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो जवाब है हाँ, यहां तक तो यही पता लग रहा है। तो आप कहोगे सर जी ये तो बहुत ही आसान है, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये 80,000 दिया हुआ है। अगर 80,000 का ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन नहीं है, तो 80% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब तो इससे आंसर आ जाना चाहिए सीधा सीधा। लेकिन क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहां पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आगे चलना पड़ेगा हमें। तो आगे ही लिखा है जी डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, ठीक है जी, 20% मार्जिन कटने के बाद 80 आ गया, एंड साथ में एडिशनल थिंग और लिखी हुई है। भाई 20% मार्जिन काटने के बाद ये दिया हुआ है, ये मार्जिन काटने के बाद 80% का ये तो अमाउंट समझ में आ गया। अब लिखा है एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम, और उसी का 80% जो है अलाउ किया गया है टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। यानी इसी स्टॉक का जो अमाउंट नजर आ रहा है उसका 80% ड्रॉ करने के लिए अलाउ किया गया है। यानी क्लोजिंग स्टॉक का 80%
और उसके बाद और एडजस्टमेंट की गई है, उसी सेम अमाउंट का 80% और निकाला गया है। अब सवाल आता है ये मार्जिनल वैल्यू क्यों निकाली गई? तो दोस्तों इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसमें 3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अकाउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट है इसमें, लॉ से भी जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट आपको मालूम होंगे, तब ये आप आंसर कर पाएंगे। मतलब तब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपने समझा है, मैं वो तीनों एक्सप्लेन करूंगा। तो जो लॉ से जुड़ी हुई चीज है, सबसे पहली बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपके सामने उसे कहा जाएगा, आपको पता लगेगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं वहां पर, हाइपोथिकेशन के बारे में, राइट? ये बातचीत करेंगे हम। इकोनॉमिक्स में जो आपने क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था, और ये आपने पढ़ा था कि जब भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करना चाहता है क्रेडिट को तो वो कैसे करता है, सब बातें आपने पढ़ी थी। और आपको ये भी बताया गया था कि जब भी एक कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है तो जितनी भी आप सिक्योरिटी देते हैं वो उसका पूरा अमाउंट नहीं देता, कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट काट लेता है। वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन सेट करता है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप कि वो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई के द्वारा सेट की जाती है, उसको काटने के बाद ही हमारे कमर्शियल बैंक्स लोन दे पाते हैं। तो यहां पर जो एक मार्जिनल वैल्यू है 80% ऑफ द सेम, ये जो मार्जिनल वैल्यू की बात की जा रही है, ये उसी मार्जिन की बात की जा रही है जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। नंबर 1 इज दिस। और इससे पिछले हिस्से में जो ये 20% मार्जिन काटा हुआ है, वो कह रहा है जी इतना परसेंट काटने के बाद इसकी स्टॉक की वैल्यू दी गई है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि 2 बार 80% कटा है, एक नॉर्मल मार्जिन कटा है, दूसरा मार्जिनल वैल्यू कटी है। जानबूझ के 2 वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं कि आपको लगे हाँ यार ये तो सेम चीज है, आपको लगेगा कि भाई ये तो सेम चीज है। तो इसी कारणवश आपके सामने इसे लिखा गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक का 80% और फिर उसका मार्जिनल वैल्यू काट के 80% दिया गया है। ये जो 20% मार्जिन है वो अलग अलग चीजें हैं। एक इकोनॉमिक्स वाला 20% मार्जिन है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब सवाल ये आती है कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। तो मेरे दोस्तों हाइपोथिकेशन क्या होता है, आइए मैं आपको समझाऊं। हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक में क्या होता है? हाइपोथिकेशन, इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, वो सुना देता हूं आपको, ठीक है जी। तो एक व्यक्ति लोन लेने गया, मिस्टर एक्स बैंक से लोन लेने जाते हैं और बैंक वाले कहते हैं भैया बताओ गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है, सिक्योरिटी तुम्हारे पास क्या है। एक्स कहता है भाई सिक्योरिटी के रूप में देने के लिए कुछ होता तो मैं क्या तुम्हारे पास लोन लेने आता, सिक्योरिटी तो मेरे पास है ही नहीं। बैंक वालों ने कहा ठीक है भैया वो रहा दरवाजा, निकलो यहां से, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब बेचारा एक्स परेशान कि जी अरे मैंने तो बिजनेस करना था, आपने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया, मैं कैसे करूंगा काम। तो बैंकर ने कहा चल भैया तेरे को एक रास्ता बताता हूं। बैंकर ने कहा रास्ता ये बताता हूं कि अब तुम्हें करना क्या है, तुम ये बताओ कि तुम्हें अगर हम ये लोन दे दें जो तुम 10 लाख रुपए का लोन मांग रहे हो तो तुम करोगे क्या। एक्स ने कहा जी इससे माल खरीदूंगा, स्टॉक खरीदूंगा, इसका बिजनेस शुरू करूंगा, उससे बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा, आपका पैसा भी दूंगा, विद इंटरेस्ट दूंगा। बैंक वालों ने कहा चलो ठीक है, जो भी तुम स्टॉक लोगे ना हम उसी को सिक्योरिटी के रूप में रख लेंगे। एक्स कहता जी आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ कि अगर आप इसे सिक्योरिटी के रूप में ही रख लोगे तो मैं बेचूंगा क्या भाई, इसको बेच के ही तो पैसा कमाना है। बैंक वालों ने कहा नहीं नहीं तुम समझे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम इस स्टॉक के ऊपर अपना अधिकार तो करेंगे लेकिन तुम इस स्टॉक को बेच भी पाओगे। एक्स ने कहा जी ये समझ नहीं आई कहानी कि मैं बेच भी पाऊंगा और आपके पास वो सिक्योरिटी के रूप में भी रहेगा। बैंक वालों ने कहा जी आपको अपने गोडाउन में हर वक्त एक मिनिमम लेवल, मान लो 10 लाख रुपए का स्टॉक आपको हर वक्त रखना होगा।
और जैसे ही ये स्टॉक कुछ बिका, मान लो इस स्टॉक में से कोई सेल होती है, तो आपको इमीडिएटली उसको रिकूप करना पड़ेगा नई परचेजेस करके, ताकि किसी भी पॉइंट इन टाइम में ये जो मिनिमम 10 लाख रुपीस के स्टॉक की रिक्वायरमेंट है ये कम ना हो, और आपके इस पूरे स्टॉक पर बैंक का चार्ज रहेगा। यानी अगर आपने हमारा पैसा सही समय पर नहीं लौटाया तो हम इस स्टॉक को बेचकर अपना पैसा निकाल लेंगे, कब्जा कर लेंगे इस पर। तो एक्स ने कहा अच्छा अच्छा, अब ये बात समझा। कहता है लेकिन भैया अब करूंगा कैसे काम, 10 लाख का ही अगर लोन दोगे तो मैं 10 लाख का स्टॉक हर वक्त मेंटेन कैसे करूंगा। अरे भाई तुम 10 लाख का स्टॉक लोगे तो कहीं से उधार भी तो खरीदोगे, कुछ व्यक्ति आपको क्रेडिट पर भी तो देगा। तो अब ये समझ लो कि आपको हर वक्त अपना स्टॉक रखना है, उसकी अपडेट हमारे पास लगातार आती रहनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में इस स्टॉक पर चार्ज हो गया, लेकिन एक्स क्या कर सकता है, इस दौरान इस पूरे के पूरे स्टॉक को साथ में चाहे तो बेच भी सकता है, लेकिन जैसे ही वो बेचेगा उसी टाइम उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ परचेजेस भी आ जाएं। जैसे ही माल यहां से गया भैया वहां से नई परचेजेस भी आने चाहिए, सो दैट मिनिमम जो स्टॉक का अमाउंट है वहां पर 10 लाख का हमेशा मेंटेन रहे। इसे कहते हैं दोस्तों हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। तो यही हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक करके क्या किया गया, यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया। सो बैंक ओवरड्राफ्ट की जो कहानी थी वो फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट 31 मार्च के दिन 80,000 रुपए का नजर आ रहा है। तो मेरे भाई अगर ये 80,000 रुपए का यहां पर नजर आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो निकाला कैसे गया। ये पूरा का पूरा लोन उसने कहा कि कैसे किया गया, इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक को गिरवी रख के किया गया। और अब बैंक ओवरड्राफ्ट जो आउटस्टैंडिंग है इसी से पता लगाना है कि भाई आखिरकार स्टॉक कितना है। तो क्या बोला गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 के दिन। इट हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का जो भी एक्चुअल उसकी कॉस्ट है, जो रियल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, उसे सबसे पहले तो 80% कंसिडर किया गया। बैंक ओवरड्राफ्ट की कैलकुलेशन के लिए उसे 80% कंसिडर किया गया, उसकी पूरी वैल्यू नहीं लगाई गई। यानी जो भी उसकी वैल्यू है 100% का 80% लिया गया। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो आरबीआई के द्वारा मार्जिनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो काटी गई। अब वैल्यू पहले लगाई क्या, 80,000 जो वैल्यू लगी है वो इसके क्लोजिंग स्टॉक की 80% लगाने के बाद में इन्होंने उसकी वैल्यू काटी है 80%। और ये क्यों करते हैं, क्यों इसको रिड्यूस मानते हैं कि भाई आने वाले समय में अगर इस एसेट की वैल्यू कम हो गई तो बैंक को नुकसान ना हो। ध्यान रखिए कि बैंक्स हमेशा डिस्काउंटिंग के बेसिस पर काम करते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो उन्होंने किया क्या यहां पर, आइए देखें। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट आज की डेट में नजर आ रहा है, उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक की सबसे पहले जो रियल वैल्यू है, उसका जो रियल अमाउंट है, उस रियल अमाउंट का 80% जानबूझ के पहले निकाला गया, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% काटी गई, यानी उसका 80% निकाल के फिर लोन दिया गया। तो इस हिसाब से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट 80,000 है तो भैया क्या रियल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। बहुत ही आसानी से दोस्तों इसे निकाला जा सकता है। आई एम श्योर कि इसको आप आसानी से निकाल लेंगे, बट मैं फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो ये 80,000, अब ये 100 ऊपर चला गया और 80 नीचे आ गया, और फिर ये वाला 100 भी दूसरी तरफ चला गया, 80 नीचे आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई। और यहां से हमारी इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ गई। तो जरा कैलकुलेट करिए कितना अमाउंट आ जाना चाहिए। 1 2 और 1 2 0 कट गए ये वाले, फिर 8 से ये कट किया भैया 10,000। अब बचा है ये वाला 8, करेक्ट और नॉट। टोटल कितना आ रहा है ये जरा चेक करिए। ये आ गया मेरे भाई 10 लाख डिवाइडेड बाय 8, विच कम्स डाउन टू 1,25,000 रुपीज, यानी 1,25,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है। सो मेरे दोस्तों यही था वो क्वेश्चन
जो हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी और हमने उसका जवाब दिया। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब मई 2021 तक हर दिन कोई ना क्वेरी हम आपके सामने लेकर के आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सीए फाउंडेशन की वो कोई ना कोई क्वेरी आपके सामने जरूर आएगी, चाहे वो अकाउंटिंग की हो, लॉ की हो, इकोनॉमिक्स की हो या लॉजिकल रीजनिंग की हो। मैं आपके सामने उन क्वेरीज को लेके आऊंगा। आज का ये दूसरा सेशन और 15 दिसंबर का ये सेशन है, ठीक है जी। तो डेली आपके पास इस तरह से कोई ना कोई क्वेरी आएगी एंड आई एम श्योर कि आपको इन क्वेरीज को छोटे छोटे सेशन से बहुत फायदा होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अब आपको अगर मेरी क्लासेस लेनी हो तो हम कर क्या सकते हैं, हम कर सकते हैं एक काम, और अन अकेडमी पर मेरी ये क्लासेस आपको नजर आएंगी। अन अकेडमी पर आपको मैं अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। जो लोग हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस सारी की सारी लाइव होंगी, वो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और इस लॉ में आपको मैं अराउंड 150 केस स्टडीज की राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है कि नहीं। अकाउंट्स में आपको मोर देन 1000 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, मोर देन 1000 क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। कहने का मतलब ये कि होमवर्क नहीं मिलेगा भैया, ये मैं करवाऊंगा सॉल्व। इकोनॉमिक्स में आपके मोर देन 2000 एमसीक्यूज में आपको वहां करवाने वाला हूं, मोर देन 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त तरीके से काम होने वाला है, डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और जब आप वहां जाएं तो आपको एक डिस्काउंट कोड अगर मिल जाएगा तो उस डिस्काउंट कोड से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा भैया। अन अकेडमी की वेबसाइट पर जाइए, सुधीर10, जब भी आप वहां प्लस कोर्स परचेज करेंगे सुधीर10, ये डिस्काउंट कोड आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी डिटेल्स हमारे इसी पर्टिकुलर सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप डायरेक्टली वहां जा सकते हैं और मेरे उन कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, कल फिर से मुलाकात होगी, फिर से कोई नया सेशन लेके आएंगे, फिर से कोई क्वेरी आपकी सॉल्व करेंगे। लगातार जुड़े रहिए, आपके लिए ये बहुत जबरदस्त होने वाला है, आई प्रॉमिस यू। सो आज की मुलाकात